भारत एक युवा देश है। हमारे देश में लगभग 600 मिलियन जो लोग हैं वो 25 साल की उम्र से कम है और ये देश की लगभग आधी आबादी है। जब देश की इतनी आबादी 25 साल से कम उम्र की है तो उनसे जुड़ी हर बात पर हर दिन बात होती है। उनके ब्रेकअप्स हों, उनके रिलेशनशिप हों, उनके एग्जाम्स हों, पेपर लीक हों, उनका वर्क फोर्स में आना हो और उसके बाद उनके मेंटल हेल्थ की बात हो, या फिर जो उनका क्लास स्ट्रगल है या कास्ट स्ट्रगल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज चेतन भगत हैं। चेतन जी ने 2004 में अपने लेखन की शुरुआत की थी। 5 पॉइंट समवन से शुरू किया ये सफ़र आज 11 रूल्स फॉर लाइफ तक आ गया है। पहले वो लेखक थे, आज उनका परिचय जो है पॉडकास्टर, यूट्यूबर, स्क्रीन प्ले राइटर, और उसके बाद आप अपना बताइए कि और क्या नई चीजें आप कर रहे हैं। जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ सीख रहा हूँ। और लोगों अपना रेज्यूमे मैंने बहुत बना लिया ज्योति जी। इतना बना लिया कि अब आपसे बोलने नहीं हो रहा है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये भी है, ये भी है, और भी बहुत कुछ है। ऐसे में अगर मैं 2 चीज़ें और जोड़ दूँ, 1-2 उपलब्धियाँ और जोड़ दूँ तो अच्छा है। लेकिन क्यों ना औरों का रेज्यूमे बनवाऊँ, क्यों ना मतलब मेरे 10 बेस्ट सेलर की जगह 12 भी हो जाएंगे तो कोई इतना मेरे प्रोफाइल में फ़र्क नहीं आएगा, लोग मेरे को वही मानेंगे। लेकिन किसी लड़के का या किसी लड़की के करियर में मैं हेल्प कर दूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है और उनका रेज्यूमे संवर जाए, सो फॉर मी दैट्स अ फार मोर मीनिंगफुल थिंग फॉर मी एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ। मतलब अभी मैं 50 साल का हो जाऊँगा कुछ हफ्तों में, तो एक तो पहली बात एहसास हो रहा है कि बहुत उम्र हो गई। आपने कहा 5 पॉइंट समवन, आई भी 20 साल हो गए जी। सो आई डू फील इट्स एट अ स्टेज वेयर कि एक गिफ्ट है भगवान की कि मेरी राइटिंग इंडिया के कोने कोने तक पहुंचती है, तो क्यों ना उस राइटिंग से लोगों की लाइफ को संवारने में हेल्प करूं। और जो ये 11 रूल्स फॉर लाइफ है, ये इनकी 14th किताब है। इन्होंने रोमांस लिखा है, थ्रिलर लिखा है, और अभी आप सेल्फ हेल्प वाले जो जॉनर में आए हैं। कह सकते हैं सेल्फ हेल्प एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कहना पड़ता है भाई क्या है जी। पर क्या एक्चुअली में ये किताब क्या है? एक्चुअली सेल्फ हेल्प है, एक तरह से आप गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है। इसमें बहुत एक जो हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोआर, मतलब मेरी अपनी लाइफ की बहुत कहानी है, काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल है। मुझे लगा मैं सीधा ज्ञान बांटूंगा ना, ये 11 रूल है, वो मज़ा नहीं आएगा। ये सारे 11 रूल मेरी अपनी गलतियों से आए हैं, जो मैंने गलतियां करी हैं उससे रूल आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें मैंने कही हैं जो शायद मैंने मतलब लाइफ में किसी को भी नहीं कही, अपनी फैमिली में किसी को बातें नहीं कही थी मैंने, समहाउ इस बुक में बाहर आ गई हैं। तो वो भी है इस बुक में। इस बुक में थोड़ा सा फिक्शन भी है कि एक लड़के की कहानी है जो एक डिलीवरी बॉय से आप, यस, तो मैं बातचीत करूँ तो वो भी है। तो जॉनर चेतन भगत ही है यू कैन से, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि ये कहाँ पे है, लेकिन हाँ इंटेंशन यही है कि लोगों की हेल्प हो जाए। सो इन दैट सेंस यस इट इज़ सेल्फ हेल्प। अच्छा, हम यंग इंडिया की बात करें उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि दुनिया जो है उसको आपने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास 1, 2 और 3। एक जो 1 है वो 1% है, जो सेकंड क्लास है वो 9% है, और जो थर्ड है उसको आप एक 90% पॉपुलेशन को आप क्लास थर्ड में कैटेगराइज कर रहे हैं। और आपने कहा है कि क्लास थर्ड से क्लास 1 में भी जंप किया जा सकता है कुछ चीज़ों को लेकर। आपकी पर्सनल जर्नी क्या है? आप किस क्लास में थे? आपके फादर, हाँ, आपके आई पेरेंट्स? थिंक मैं क्लास 3 में तो नहीं था, क्लास 2 में था। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन मेरा जो मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी मदर यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में थी। लेकिन जो मेरा बचपन है, जो मेरा चाइल्डहुड है, वो इतना ट्रॉमेटिक था, इतना मुश्किल था कि वो क्लास 3 से के लेवल पे ही था मैं। एक होता है कि आप क्लास 2 में हो, आपके माँ बाप थोड़े मिडिल क्लास हैं लेकिन आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। एक है कि आपके घर में लाइक लिटरली पिटाई हो रही है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, उसका एक जिक्र है इस हाँ, जो मैंने बताया, मैंने कभी नहीं कहा आई एम फैट, आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब इतने बुरे हाल से जिस लेवल तक मैं आज मैं पहुंचा हूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जंपिंग फ्रॉम क्लास 3 to 1, और इवन 1 में भी यू कैन से वेरी फ्यू पीपल गेट पॉपुलर एंड दिस लेवल ऑफ सक्सेस इफ यू कैन कॉल इट दैट। और मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, और ना मैं अपनी सॉब स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे को लगा ये बात है मुझे बुक में बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग एक तरह से ये भी इंस्पायर करेंगे लोगों को कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो इसलिए बताना ज़रूरी है। और जो ये क्लासेस का सिस्टम है, ये वन ऑफ द रीजंस है मैंने ये किताब लिखी, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक अगर आप किसी भी बुक शॉप जाएंगे भरी पड़ी होती है। मुझे तो ये पहले स्कैम लगता था
कि ये क्या है, ये हम बताएंगे कि कैसे जीना है, हाँ. या ये हमें मोटिवेट करेंगे, नहीं होंगे मोटिवेट, करके दिखाओ। उस जर्नी से मैं आया हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं नॉर्मली फॉरेन के राइटर्स की हैं, लाइक एटॉमिक हैबिट्स, लाइक एनी ऑफ दिस, जो बहुत पॉपुलर है इंडिया बहुत में. अच्छी है, बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी भी है, इट्स एक्सीलेंट बुक्स, डज हेल्प मी, लेकिन उनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसका इंडिया, वो अमेरिका मेरिटोक्रेसी है काफी हद तक, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, इंडिया नहीं है। इंडिया में ये नहीं पूछते कि तुम्हें कितना काम आता है, इन्हें कहते तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बिल्कुल, कहाँ से आए हो, क्या जात है तुम्हारी, जाति क्या है. हाँ, ये रियलिटी है मेरे देश की। अब उसमें सेल्फ हेल्प अलग नहीं होगा, तो वैसी बुक नहीं थी, यू नो, सो आई फेल्ट एक यूनिक इंडियन एग्जाम्पल हो चाहिए। दूसरी बात, जो कई सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो काफ़ी अंग्रेजी हाई लेवल की है उनमें समझने के लिए, मेरे को टियर 2, टियर 3, टियर 4 के लोगों को भी हेल्प करना है। टारगेट ऑडियंस है वो छोटे शहरों में भी रहती है, गांव में अब भी रहती है। टारगेट बोलो या एक बेसिक पकड़ है, हमारा देश क्या है, अगर आप इंडियन राइटर हो तो आप इंडियंस के लिए लिखो ना, तो वो सिंपल इंग्लिश में लिखना ज़रूरी है, तो वो इस बुक में है। मैंने कहा कि ऐसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो एकदम ही सिंपल हो, इंडियन एग्जाम्पल्स वाली हो और बहुत पर्सनल हो, जिसमें एक राइटर अपनी जर्नी भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि तुम कैसे जियो, बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा कनेक्ट करती है इमोशनल लेवल पे। सेल्फ हेल्प बुक नॉर्मली इमोशनल कनेक्ट नहीं होता उनमें, सेल्फ हेल्प बुक इज लेक्चर। मैंने कहा नहीं, लेकिन जो कि बहुत सारे पॉडकास्ट भी होता है, यूट्यूब चैनल। फिर मैंने कहा मैंने तो हर किताब जो भी मेरी लोगों ने पसंद की है उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होता है, तो इसमें इमोशनल डालना जरूरी है, और उससे आप बंधे भी रहते हो, किताब को पढ़ते भी रहते हो। तो लेकिन ये तो बड़ा चैलेंज है, आप खुद हजारों मोटिवेशनल वीडियोस आप प्रोड्यूस कर चुके हो, ऐसे में उस जनरेशन को रील से निकालकर किताब की तरफ लाना आपने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कैसे आप कर रहे हैं और करने वाले हैं? तो मैंने बहुत, यू आर राइट, कि पहली बात तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकिंग में करने लग गया 10-15 साल आपने किया। हाँ, तो 700 मैंने कॉर्पोरेट कॉलेज इवेंट्स किए हैं, 1000 वीडियो बनाए, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज तो थी, पर मेरे को लगा कि जितना भी बढ़िया वीडियो बना लूँ, जितना भी बढ़िया हम बातचीत कर लें, जितना भी बढ़िया मैं पॉडकास्ट बना लूँ, जो एब्जॉर्प्शन एक किताब से आता है वो नहीं आ सकता वीडियो से। इसीलिए आज भी फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको किताब के पास, हाँ, मतलब जितने बढ़िया लेक्चर हो, जितने बड़ी मजेदार सर हैं, वाह क्या पढ़ाते हैं, न्यूटन के लॉ भी ऐसे लड्डू जलेबी की तरह बाहर हैं, वो आएगी नहीं नॉलेज। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम फिजिसिस्ट, यू विल लर्न सम बेसिक्स, यू विल गेट सम क्यूरियोसिटी। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वैल्यू नहीं है, बट टू गेट द, जैसे मैं चाहता हूँ इस ब्रेन से ना, आपके इस बुक से लोगों का ब्रेन ही रिवायर हो जाए, एंड इट्स अ वेरी बिग मिशन। उसके लिए बुक चाहिए, बड़ा अनरियलिस्टिक भी है, उसके लिए बुक चाहिए, और हमें लोगों को बताना है कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। मेरे नॉट जस्ट मैं, देखिए मैं हर तरह का कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन बुक्स बहुत ज़रूरी है। जो कुछ लोग मिलते हैं ना आजकल, हम नहीं पढ़ते बुक्स, सर हम बुक्स नहीं पढ़ते, वी वॉच वीडियोस, वी वॉच मूवीज जी। इट इज़ लाइक सेइंग कि सर हम तो बस में ही जाते हैं, हम पैदल नहीं चलते हैं, क्योंकि बस है, कार है, तो क्यों चले पैदल? ये आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है ना, क्यों पाँव क्यों चलाने हैं? तो अगर आप कह रहे हो कि मैं रीडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंज्यूम करूंगा रील्स, तो बेटा तुम्हारी जो हालत खराब होने वाली है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन का एक हिस्सा, फोकस, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन मिटा रहे हो, और तुम रील देखे जा रहे हो लोगों की शादियों की। ट्रैवल करते हैं क्यों देख रहे हो? किसी को याद है? पहले मेरे को, सॉरी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ, मैं क्योंकि आई थिंक बताना ज़रूरी है। आज भी लोग 2 स्टेट्स किताब के बारे में मेरे से बात करते हैं, कहानी याद है लोगों को, 15 साल पहले आई थी वो बुक, 20 साल पहले थी, लोगों को याद है। मेरे को ये बताओ, आपने आज सुबह कौन सी रील देखी? आपको याद नहीं होगा। आपने आधा घंटा पहले कौन सी रील देखी? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपके भेजे में वो ऐसे प्रोसेस ही नहीं हो, डेप्थ में जाती ही नहीं है चीज़, और आप गन देखे जा रहे हो। इट्स नॉट गुड फॉर यू, सो वी हैव टू ब्रिंग द रीडिंग हैबिट। तो अगर मैं ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं आज वीडियो बनाता हूँ, पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो बुक्स हट गए, एंड मेरे में भी ये टेंडेंसी थी, हम सब ने रीडिंग कम करी, और मुझे भी लगता था शायद बुक्स चले गए, लेकिन जो 11 रूल्स पढ़ रहा है, उसको जो बुक का इफेक्ट हो रहा है, वो किसी भी वीडियो का आज तक मेरे नहीं हुआ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जब आज हम ट्रैवल करते हैं, तो पहले 10-15 साल पहले सीन होता था कि लड़के क्रिकेट बहुत खेला जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो क्रिकेट खेलते हुए मिलते थे। अगर गुजरात या उस दूसरे स्टेट्स में जाते थे तो कहीं फुटबॉल है, कहीं हॉकी है। आज जब जाओगे तो पुलिया पे 5 बच्चों के 6 बच्चों का ग्रुप होगा, और हेड्स डाउन और फ़ोन में स्क्रॉल। तो ये एक
एक पर्टिकुलर सीन है जो आपको हर जगह दिखेगा। तो डेफिनेटली वो खेलों से भी दूर हो गए, फिटनेस से भी दूर हो गए, पढ़ाई लिखाई से भी दूर हो गए। जैसे इलाहाबाद अगर कोचिंग हब है, वहाँ पर एसएससी सीजीएल की तैयारी करने बच्चे आते हैं, तो वो कहते हैं कि 2 बजे रात के मैंने कोई मैथ्स का सवाल देखने के लिए फ़ोन उठाया और उसके बाद 3 घंटे रील में चले गए। तो ये बहुत ही रियल एनेक्डोट्स हैं, रियल चैलेंजेस हैं। हाँ। ऐसे में जो आपने कहा कि मैं उनको किताब तक लाना चाहता था, अभी भी लोगों को 5 पॉइंट समवन याद है, अभी भी 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ से लोग याद करते हैं। इस जनरेशन में जो है आपका जो मतलब आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस जनरेशन को लेकर? क्या हम इसको जनरेशन नोवेयर कह सकते हैं? मतलब ये आप सच कह रहे हो, ये होता है कि आप पढ़ने बैठे रात के 2 बजे 5 बजे तक रील देख रहे हैं। हाँ। क्या कौन सी रील देख रहे हैं लड़के? ये कोई ऐसे हॉट सी लड़की है, उसने कोई मॉलडीव में छुट्टी मना रही है, ब्रेकफास्ट खा रही है तालाब में बैठ के, वो ट्रे में आ रही है जो तुम कभी नहीं खाओगे, और वो कुछ क्लास डिवाइड है बहुत। और वो मतलब क्या है, वो ब्रेकफास्ट ऐसे लग रहा है फोटो में अच्छा, ऐसे आप सोचो आपकी प्लेट तैर के चली जाए, टोस्ट और मेरा टोस्ट कहाँ गया? क्या कर रहे हो? तो क्यों देख रहा है? क्यों देख रहा है ये बकवास? और लाइक कर रहा है और कमेंट डाल रहा है, फायर इमोजी डाल के, ओ यू आर एंजल फ्रॉम हेवन। मैं लाखों लड़की लाइक्स होते हैं ऐसी ऐसी फोटो। मैं जितना बढ़िया वीडियो बना लूं मैडम, जितना बढ़िया मोटिवेशन की ज्ञान की बात कर लूं, उतने नहीं आएंगे जितना एक लड़की ने लगा दिया अपने स्विमिंग पूल पे ऐसे बैठी है, ब्रेकफास्ट खा रही है, और लाखों लोग लिख रहे हैं योर एंजल डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन। तुम्हें कहाँ से एंजल है वो? पूछो उसके पापा से कितनी एंजल है वो। और ऐसे तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं वहां लिख दूंगा फायर? इसी बात से जो उर्फी जावेद को लेकर एक टिप्पणी वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि एक नहीं है, हजारों हैं, और मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक एनी नेम्स एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन जो कंटेंट लगा रहा है। उनका हक है, उनका इंस्टाग्राम है, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आके लाइक करो, वो तुम्हारी बहा मरोड़ी गई है। लेकिन तुम जा रहे हो रात के 2 बजे से 5 बजे तक देख रहे हो, किसका भी देख रहे हो, एंड यू आर सीइंग इट, एंड तुम्हें क्या लग रहा है कि वो उठाएगी फोन और बोलेगी मनोज तुम रोज मेरी फोटो पे लाइक करते हो, आज तो चाय पीने आ ही जाओ। होगा कभी ऐसे? तो मतलब तुम्हें लड़की भी नहीं मिलेगी। चलो पहली बात तो एक है कि तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, पर अगर तुम कोशिश कर रहे हो कि यू वांट टू डेट और आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, मतलब एक उपलब्धि तो हो कि कुछ उसके आगे नहीं, तुम बस रात के 2 से 5 अपनी नींद खराब कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड हैप्पी प्रोडक्टिव लाइफ। अगर आप सोए नहीं हो ठीक से, आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तो ये हमारे देश की रियलिटी बन गई है। आप जो पुलिया वाला एग्जांपल दे रहे थे, हम मेरे को भी याद है, हम छोटे थे, गाड़ियां आती थी गली में, वो एक कार हमारे एक गली में आ नहीं सकती थी पार्क पे क्योंकि बच्चों की बॉल, मतलब ऐसे 4-5 बार गाड़ी को रुक रुक के जाना पड़ता था, शाम को इतने बच्चे होते थे। अब नहीं दिखेंगे, वो संख्या कम हो गई, अब दिखेंगे ही नहीं आपको। अगर मैं ऐसे कहता कि कोई आएगा बाहर से और एक इंजेक्शन लगा देगा हमारे बच्चों को और वो खेलना बंद कर देंगे और स्क्रीन देखते रहेंगे, तो आप बोलते हैं ये कैसे, ये तो क्रिमिनल हो रहा है। और ये आज की रियलिटी है। सो आई फेल्ट अ बुक लाइक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे। मैं एक और फिल्म बना दूं, एक और लव स्टोरी लिख दूं, इतनी सारी तो और है, वो देखी नहीं जा रही, सारे शोज तो हम देख नहीं पाते, पर ये मिसिंग है। एंड जैसे आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जैसे एक्सरसाइज है, लोगों को नेचुरली नहीं आती, लेकिन लोगों को नॉलेज से आती है कि ये हमें करनी चाहिए। तो फिर रीडिंग एंड लीविंग द स्क्रीन, आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड उसको जितना इंटरेस्टिंग मैं बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर आपको जिंदगी बर्बाद करनी है तो करिए। अच्छा, आपने जो 11 रूल्स ये बताए हैं, इसमें से मैंने भी 2-3 रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं। कौन से? लर्न टू कनेक्ट विद पीपल, जो आप सोशलाइज करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, वो बहुत काम आती है, खासकर शहरों में। और अगर आप बिना किसी सोशल कैपिटल के आए हैं तो यही आपका सोशल कैपिटल बनेगा। और एक था अंग्रेजी सीखना, क्योंकि अगर मैं गांव से आती हूँ और मैंने अगर सिर्फ हिंदी के दम पे मैं मुंबई या दिल्ली या कहीं बाहर जाके रहती हूँ, तो वो मुझे अपनी हायरार्की में बढ़ने नहीं देगा, एक लिमिटेशन दरवाजा बंद है आपके लिए बंद है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी किसी चीज का पैरामीटर है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आनी, बोलनी आनी चाहिए। ये 2-3 चीजें मुझे समझ में आई। बाकी जो 11 रूल्स हैं, उसमें से किस रूल ने आपकी लाइफ को एक ड्रास्टिकली चेंज किया? ओके, सारे 11 इंपॉर्टेंट है, पहली बात। बिल्कुल, सारे इंपॉर्टेंट है, यस। तो ये एक तरह से रिडक्टिव सा क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से एक बताओ। बट तो मैं जानना चाह रही थी, लेकिन फिर अगर एक नहीं तो 2 भी हो सकते हैं। मैं समझ गया। आई वुड से चलो, मैं अगर इन सब में से एक जो है ना, वो एक है इसमें, लिव फॉर योरसेल्फ, रूल नंबर 3। वो एक तरह से सारे रूल्स को फिर
आपको फॉलो करने में मदद करता है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फॉर दिस बुक, जो 15 साल से आई एम मोटिवेटिंग पीपल इन वेरियस लेक्चर्स मैंने, और कई बार बहुत काम करती है मोटिवेशन, कई बार नहीं करती। तो मैंने क्यों नहीं करती? लोग अपने लिए नहीं जी सकते। हमारी, अगेन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसमें आ जाता है, हमारी सोसाइटीज जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड है। आप सिर्फ एक अपना नहीं सोचते। यू वांट टू बी अ गुड डॉटर, you want to be a good sister, you want to be a good wife or a mother or a child. हम सब रोल निभाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं लोग हमें अच्छा माने, हम अच्छे हैं। उस चक्कर में हमारी जो खुद की गोल्स और डिजायर्स हैं वो बहुत नीचे धंसती चली जाती है। तो मैं आपको बेस्ट मोटिवेशन ज्ञान भी दे दूँ, मैं लोगों को, और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं लोगों को खुश करने में इतना लगा हुआ था, मैंने पूरी जिंदगी बिता दी लोगों को खुश करने में। आई डिड नॉट गेट लव फ्रॉम माई फादर द वे आई वॉन्टेड, एंड आई एम सरप्राइज कि अब ये बात है मैं आराम से कर पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर 40-50 ईयर्स मैं नहीं कर पा रहा था। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अगर आप बुक पे जो ओपनिंग कोट भी देखो तो वही है कि यू विल, कि मैंने जितना भी कुछ अचीव किया, इट वॉज इन सम वियर्ड वे टू गेट दैट लव, कि आई एम गुड इनफ। उस चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो एक अलग कहानी है, और मेरे को अच्छी भी लगती है अपनी अचीवमेंट्स। मेरा रेज्यूमे मुझे बहुत पसंद है, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई लव द जॉब आई डू। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मेरे दिमाग में ना, एक हम सब के दिमाग में, मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे सबके ऐसे इश्यूज होते हैं। हम कुछ चीज़ें किसी को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, किसी और की वजह से कर रहे होते हैं, किसी और के, वो हमारे दिमाग, वैलिडेशन सीख करते हैं। हाँ, कुछ हमारे दिमाग में एक घाव है, एक वुंड है, एक होल है। और मैं दुनिया का सबसे, इंडिया क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बन जाऊं, सबसे बड़े 15 ऑस्कर जीत लूं, मेरे अंदर अगर मैं वो चीज को फेस नहीं करूंगा तो मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, और वो रहेगा ही वुंड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक स्टेज लाइफ में आ जानी चाहिए जब आप सोचो मैं क्या हूं, you know, and for example, if I have left my job banking to write books, clearly it was my decision कि मेरे को पैसे पे फोकस नहीं देना, मेरे को राइटिंग पसंद है। अब राइटिंग में भी पैसे बनते हैं, लेकिन अगर मैं फिर वैसा हो जाऊं कि और पैसे कैसे बन सकते हैं। लेकिन अभी एक पॉपुलर एड थी बड़ी, उसमें कहा कि, और बहुत ट्रोल भी किया गया उसको सोशल मीडिया पर, कि आप लेखक बनकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? यस। कौन सी एड है? मैं भी, आई विल नॉट टेक नेम्स, कमा सकते। बट आजकल YouTube का कोई भी वीडियो आप शुरू करेंगे तो पहले ये मोटिवेशनल स्पीकर आकर आपको बता के जाते हैं व्हाट्स रॉन्ग। मैं नहीं कभी आपको ऐसी एड बना के दूंगा, जबकि मैं चाहूँ तो ऐसी बना सकता हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली हैव मेड गॉड्स ग्रेस वेरी डिसेंट मनी इन राइटिंग, बट आई एम द एक्सेप्शन। यस, I have. You have, of course. crores, yeah. But I've been writing for 20 years. I'm number 1 writer in India, and that is a God's gift. That was not the plan. जब बने थे राइटर, ये थोड़ा सोचा था कमाएंगे, करोड़ों कमाने होते तो बैठे रहते बैंक में। मैं बैंक में बैठा था हांगकांग में, with lot of money was there. Writing is not the field for money. Money, yes. Real estate, yes. Tech, yes. Startups, yes. But journalism, writing, horrible places to make money. I mean, I come from the money profession of banking. That's good place to make money. ये तो बिल्कुल ही पैसे के लिए, अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार मेरे बैचमेट्स IIM के इतना कमा रहे हैं, वो CEO बन गया, उसके पास ये गाड़ी है, if I think like that, then I'm not living for myself. तो कहीं ना कहीं वो गलत है। अगर मैं, इसलिए मैं लोगों को ये बोलूँगा, यार कभी ना कभी तो अपने लिए जीना शुरू करो, फिर अपने आप आपको समझ आएंगी चीज़ें कि मुझे फिट भी रहना है। लोग अपने आप के लिए जीते नहीं है, किसी और के लिए जीते हैं, देन दे स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स। उनको लगता है मैं क्या हूँ, लाइक मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं किस बदन में हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप रियली हो वो मरता तो नहीं है ना, तो कभी ना कभी आपको खलेगी बात कि यार आई एम नॉट लिविंग द लाइफ आई वांटेड। सो दैट फॉर मी हैज़ बीन ह्यूज। मैं 40-50 में से 40-45 ईयर्स मैं अपने लिए जिया ही नहीं हूँ। नाउ इट इज़, दैट्स वाई इवन नाउ पीपल से आप 2 स्टेट्स का सीक्वल लिख दीजिए, 3 इडियट्स का सीक्वल लिख दीजिए, कितने पैसे बन जाओ। दिल नहीं मान रहा है, दिल ये करना चाह रहा है। एंड whenever I've done what my heart says, it is liked, it is loved, and it gives me the maximum happiness. जी।
तो अच्छा, ये आपकी पर्सनल जर्नी से जुड़ा सवाल है। जब आपने 20 साल पहले भारत में एक नॉवेलिस्ट के तौर पर एंट्री की थी, उस वक्त एक वैक्यूम था, कोई था ही नहीं, रेस में आपके आसपास कोई था ही नहीं, और फिर आपने एक रूल किया आने वाले एक दशक में। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अपने आप को कैसे रेलेवेंट आप रख सकते हैं? डू यू फील यू आर रेलेवेंट टुडे, और दिस इज वन ऑफ योर एफर्ट्स टू remain relevant? ये सवाल मैं भी अपने आप से करता था इवन अप टू 5 years बैक कि am I relevant? Yeah. The moment you say you are relevant means आप बाहर का वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप तो नहीं कह सकते मैं रेलेवेंट हूँ, लोग ही बोलेंगे ना ही इज रेलेवेंट। द मोमेंट यू से am I successful in terms of my how many copies have I sold, how much money I'm making, am I relevant, मुझे अवार्ड मिल रहा है कि नहीं, मुझे उस डिनर पे बुलाया कि नहीं, मुझे उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि नहीं, इट्स अ ट्रैप। और वही फिर हम रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं, लिव फॉर योरसेल्फ। मैं बहुत बुढ़े होने के बड़े नुकसान है, मैं आपको पहले बता दूं। आसान इज नॉट गुड, यंग होना इज ऑसम। जब आप यंग होते हो आप रियलाइज नहीं करते यंग होने के कितने मजे हैं। मैंने भी नहीं किया और आप भी नहीं करोगे, तो कहते हैं ना द यूथ इज वेस्टेड ऑन द यंग। तो बुढ़े होने के बड़े नुकसान है, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि इफ यू ट्रूली गेट मेच्योरिटी, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जो काम मैं कर रहा हूँ, इज इट ट्रू टू माई सोल, इज इट ट्रू टू माई artistic soul, which is I'm not some very masterpiece Leonardo da Vinci, but एक popular art form में मैं हूँ। If my soul wanted to write 11 rules for life, and if 11 rules for life does X business or 50% X business or 2X business, it's not relevant. मैं फिर भी बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे पास तो बहुत रीडर्स हैं अभी भी, बहुत, मतलब इट इज मोर केस ऑफ 10 लाख बिकेगी या 5 लाख बिकेगी या 7 लाख, इट्स स्टिल ह्यूज नंबर्स फॉर द इंडस्ट्री। इट डजंट मैटर नाउ, इट ट्रूली डजंट मैटर सो मच नाउ फॉर मी। व्हाट मैटर्स मैंने अच्छी बुक लिखी कि नहीं, जिसने पढ़ी उसकी लाइफ चेंज हुई कि नहीं, कम ने पढ़ी ज़्यादा ने पढ़ी, ओके ग्रेट। रेलेवेंस भी यही है, इट डजंट मैटर मैं खुश हूँ अपने से कि नहीं। हैविंग सेड दैट, बैठा ही हूँ आपके इंटरव्यू में तो कुछ तो रेलेवेंस है, और उसका इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द रूल्स इन द बुक व्हिच इज ऑन अडैप्टेशन। मैंने वो मैंने हमेशा अपने आप को अडैप्ट किया, तभी 20 साल के बाद भी चेतन भगत कुछ कुछ उंगली करता रहता है। राइटिंग अबाउट यंग इंडिया जो कि 25 साल का है, इट्स वेरी टफ नाउ बिकॉज़ वो बदल गया ना जी। तो बिकॉज़ आई एम 50, जब मैंने शुरू किया था तो आई वाज लाइक देम, सो नाउ आई हैव टू ऑब्जर्व एंड अडैप्ट टू देम, आई हैव टू सी कैसे बातें कर रहे हैं, I have to see क्या इंस्टाग्राम पे इमोजी चल रहे हैं, कौन से मीम चल रहे हैं, I have to know. Yes. Luckily I naturally am very curious about all that. मतलब ऐसे नहीं लगता कि अरे वही अब तो हम बुजुर्ग हो गए। मेरे को एक्चुअली शीशे में वाइट बाल दिखता तो लगता है अरे ये कब हो गया, पर अंदर से नहीं लगता मुझे अभी भी। अच्छा, लेकिन जैसे ऑथर्स के लिए या मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बड़ा एक नंबर है, डेटा पॉइंट है जो इंडिया का यूथ है, और सबको टारगेट करना है उस ऑडियंस को, सबको अपने ब्रांड के कपड़े बेचने हैं, सबको अपनी किताब बेचनी है, अपनी वीडियो बेचनी है, और ऐसे ही पॉलिटिक्स जो है उसमें भी वो एक तरह की टारगेटेड ऑडियंस है। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या भी करोड़ों में है, और वो वोट करने जाएंगे। तो ऐसे में जो सोशियो पॉलिटिकल जो माहौल है हमारे देश का, उसमें, और आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप बहुत कंट्रोवर्सीज भी होती हैं आपके, बहुत अब मैंने कम कर दिया वैसे, पर पहले तो बहुत अभी कम कर दिए, लेकिन आप लिखते रहे हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसे में जो आपने कहा कि आप कनेक्टेड हो यंग इंडिया से, मीम्स देखते हो आप उनके, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर अप टू, सो व्हाट डू यू थिंक देयर प्रेफरेंसेस आर अभी आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें क्या है, यंग इंडिया क्या चाहता है? मैंने जहां तक देखा है, जो आजकल की दुनिया चल रही है, किसी के आगे कुछ छुपता नहीं है, इसीलिए इट्स बेस्ट कि ऐसे मत सोच, जो भी ब्रांड ये सोचती है ना टारगेट करेंगे, पक्का फ्लॉप। मैंने भी जब भी ये किया कि ये टारगेट करेंगे, फ्लॉप। किसी को भी टारगेट नहीं होना, लोगों को आपकी तरफ खिंचाव आना चाहिए। तो चाहे वो आपका पीस ऑफ एक बुक है, चाहे आपका प्रिंट है, चाहे एक पॉलिटिशियन है, चाहे एक ब्रांड भी है, जो मोस्ट सक्सेसफुल है,
आई डोंट नो, अगर कर भी रहे हैं वो टारगेट तो लग नहीं रहा कि टारगेट कर रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं लोग। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं नहीं, कह मैं रही समझ हूँ गया। कि इंडिया, यंग इंडिया की पल्स को कौन पकड़ पा रहा है, क्योंकि आप राजनीति पे खुलकर लिखते हैं, तो बोलते पहली हैं। बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। इट्स नॉट सो मच कि टारगेट किया गया है, किसकी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। इट्स मोर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि कौन सी चीज लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग इट इज नॉट कि जो जीत रहा है, जो आगे जा रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है कि हमारा ये नहीं, वो है वैसा जिसकी अपील है इस वक्त। लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स अपील इज ह्यूज अमंग यंग पीपल, एट लीस्ट इन वेरी बिग पार्ट्स ऑफ इंडिया। सम स्टेट्स बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है अभी तक, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज टू डू विद लैंग्वेज। सीधी सी बात है। सदर्न स्टेट्स, हाँ, सदर्न स्टेट्स में जहां भी आप देखा जाए, इट बिकम्स अ लिटिल हार्डर टू कम्युनिकेट, बट वो भी गैप चेंज होते जा रहा है आई थिंक। एंड धीरे धीरे आई थिंक इट विल इवन AI will just translate the speech immediately and फिर तो we'll see, yeah, it will happen कि expression भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। But in a large part of India, because nobody gets 100% vote, of course, a large 100% तो वोटिंग भी नहीं होती, voting भी नहीं होती है। But if you look at a large part of India is they really like him because he embodies a lot of things जो हमें लगता है कि वाह, ये हम बनना चाहते हैं। He firstly बहुत ही humble origins, you could say class 3, एकदम ही common class से he came and he has gone to class 1 का भी 1 है ना, मतलब it is the top job, is the constitutional, is the top job of the country, and he seems to have he works very hard, there is no doubt about it, he's always working, and it's not because he's showing he is working hard, he loves his job, मतलब I have not, he just loves it। हमसे नहीं होगा उतना काम, मैं नहीं कर सकता 115 रैलियां यूपी के एक असेंबली इलेक्शन के लिए एट एज 70+। इट इज रियली डिफिकल्ट। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई हैव टू डू बुक लॉन्चेस, बट पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब, आई थिंक। हाँ वही ना, तो ये दैट यूथ लाइक्स कि दिस पर्सन इज सो पैशनेट, लाइक आई एम डूइंग बुक लॉन्चेस व्हिच इज नथिंग, आई हैव टू गो टू अ एयर कंडीशनड बुक स्टोर एंड बैठ के अपनी बुक की बातें करनी है। उसमें ऐसे ये मेरी टीम मेरे को कहती है सर कब टाइम दे रहे हो सर, हाँ जाते मतलब आई फील लाइक आई एम नॉट एज मतलब 20 साल हो गए ना, मेरे को लगता है ठीक है, लोगों को तो पता है मेरे बारे में, कंफर्ट जोन में आ चुके, कंफर्ट जोन में आ गए, बट फॉर हिम इट्स एवरी डे इज अ चैलेंज, आई थिंक दैट रियली वर्क्स। एंड थर्ड इज ही इज वेरी गुड एट रीडिंग व्हाट इंडियन पीपल वांट, एंड आई थिंक सो फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को एक नेशनल अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करके उनको अवार्ड दिए, सो दे आर अहेड ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन एक्नॉलेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यंग इंडिया वांट्स। ही 70+, ही कम्स फ्रॉम एन एरा जब फोन भी नहीं होते थे, और आज इंटरनेट एंड कंटेंट क्रिएटर, उनको लेजिटिमेसी देना एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि उनके थ्रू आप उस बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंच। दैट्स हाउ इट इज नाउ। सारा तो इन्फ्लुएंस, पब्लिक ओपिनियन कहाँ से आ रहा है? कंटेंट क्रिएटर से ही आ रहा है अभी। सो फॉर हिम, you know, that is just one good example you have given of one very direct way of he tries to connect with the youth. But even things like, you know, when he talks of Indian pride, we didn't know, but so many Indians feel very good about it. I think this concept of course roads बनेंगे और ये तो एक तरह से गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बट उसके that is the hard policies of making airports, making roads, schemes, all these things. But uske besides, equally important, what he does really well, and the entire party I guess does really well, is this things like which are not which are intangible, जैसे हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, जैसे कि national pride है. These things are also important in society. And these things determine voting patterns. Even I could not have predicted that it is such a big appeal, or like the people want a temple, you know. Yes. And आपने लिखा था recently अपने आर्टिकल में, people want it, you know, and to deliver it, and it is a very big boost. Like a lot of articles I've read कि इसकी वजह से बहुत boost मिला बीजेपी को actually because of this temple opening. We will see in the final results. So I think these are things. I mean, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो जो लोगों को चाहिए, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि लोगों को जो चाहिए सही है कि नहीं है? ये भी एक सवाल बन जाता है ना कि हमें ज़्यादा पता है।
लोगों को कम पता है। अगर नहीं, लोगों को लेकिन चाहिए तो चाहिए मंदिर, उन्हें नहीं करना, उनको अगर वो चाहिए चीज और सरकार उन्हें दे रही है तो व्हाट इज सो रॉन्ग। एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बीजेपी, द वे सच अ बिग पार्टी वर्क्स, कि चेंज होता रहता है, चीफ मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, सिटिंग एमपीज बदले जा रहे हैं कैंडिडेचर के लिए, एक मैकेनिज्म है। बट ये इसका एक क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना ये भी है कि टू मच कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ, वो फेडरलिज्म की बात भी आती है कि स्टेट्स की पावर कम की जा रही है। जो हैंड पिक्ड सीएम्स हैं वो जो है उनको जानबूझकर चुना गया है, बिकॉज वो चलो अलग राजनीति की बात है। लेकिन जैसे आपने अपनी क्रिटिसिज्म, कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती ज्योति, बिल्कुल चॉइसेस हैं। हाँ, या ये वाला सिस्टम है या वो वाला सिस्टम है, पर कह रहा हूँ ये वाला सिस्टम अभी चल रहा है। मैं जस्ट उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, ही इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, एंड वी ऑफन गेट टू नो द टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनके जो पोस्टिंग्स होते हैं उसमें होता है। सो कहीं ना कहीं बीजेपी मैसेज देना चाहती थी, जब उन्होंने एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाया, फिर भजनलाल शर्मा को राजस्थान में बनाया, या फिर उन्होंने अभी मनोहर लाल खट्टर को सीएम हटा दिया, तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि देयर इज वन person at the realm of all the affairs and like he will control the states. तो आपको लगता है वीक होना चाहिए? weak chief ministers आप कह रहे हो गवर्नमेंट is too strong, right? Yeah. Central government that is too not strong. That's the message you are not saying कि एक criticism that's the message that is being sent to the and ठीक है, कोई ये स्टैंस ले सकता है, लेकिन उसका अदर एक्सट्रीम है, इट्स टू वीक, है ना? तो दाल बहुत गर्म हो गई है या दाल बहुत ठंडी हो गई है। अब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए। अब वो करेक्ट टेम्परेचर क्या है और परफेक्ट लाना इतने बड़े देश में ऑनेस्टली मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो होगा ही, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं चलेगी। हो सकता है उसकी चीज़ जो अभी का सिस्टम है उसके कुछ फ़ायदे हो, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका ऑप्शन भी तो देखिए ना। उसका अदर साइड ये है कि एकदम ही वीक हो गया मामला, टूटी फूटी सरकारें बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए पार्टियां आ रही हैं, 20 पार्टियों का जमघट है और कह रहे हैं कि हम बड़े ऐसे इंक्लूसिव सेक्युलर हैं, लेकिन सब लूटने लगे हैं कि भाई हमें तो अब पता नहीं 8-10 महीने के लिए पावर मिली है, कल को फिर सरकार टूटेगी, फिर बदलेगी। वो भी अभी भी हो रहा है। वो भी हमारे पॉलिटिक्स का सेंटर में है। एमएलए लड़ते किसी पार्टी से हैं और फिर वो सरकार में किसी और पार्टी में जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को कहीं और वोटिंग दे देते हैं। तो सोचो अगर ये सेंटर में भी होने लग गया, जो होता था पहले, हुआ भी है। इंडिया हैज हैड अ फेज ऑफ, अब कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको बोलेंगे कोalition बेस्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन है, पर कोalition में जो गन मचता है वो भी हमें पता है। तो मैं कह रहा हूँ ये राजनीति है मैडम, और जो आइडियलिज्म में लोग जीते हैं, हमारे एक्स पे या जो ट्विटर प्लेटफॉर्म था पहले, जो अपनी आइडियोलॉजी, उनको लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है और दूसरी राइट विंग बेस्ट है, लेफ्ट विंग गंदा है, लेफ्ट विंग बेस्ट है। ये लोग अभी भी मेरे हिसाब से बहुत इमेच्योर हैं, जिनको ऐसे लगता है कि एक आइडियलिज्म, मेरी पॉलिसी से अगर देश चलेगा तो देश परफेक्ट चलेगा। वो नहीं होने वाला मेरे दोस्त। पॉलिटिक्स में ट्रेड ऑफ्स हैं, कुछ मिलता है तो कुछ जाता है, कुछ जाता है तो कुछ मिलता है। उन सब के बीच में एक इंडिया को पिछले 10 साल से स्टेबल गवर्नमेंट मिली है, राइट? इज इट परफेक्ट? मे बी नॉट। कहते रहो पता नहीं दाल ज्यादा गर्म है या कम बहुत ठंडी है, और करेक्ट टेम्परेचर क्या है वो तो बाद में ही बताता। जैसे ही कह रहे हो, वो बाद में ही पता लगता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए लोग खुश हैं। अगर कोई तीसरी बार वोट डाल रहा है किसी के लिए, कुछ तो सही हो रहा होगा कि ऐसे ही लोग, मतलब नहीं भी हो रहा होगा, वो भी हम बाद में देखेंगे कि क्या, और कुछ हो सकता है ना भी हो रहा है। लेकिन कई लोगों की ये भी कैलकुलेशन होती है कि 8 चीजें सही हो रही है, 2 चीजें सही नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वहां 4 चीजें सही होंगी और 6 खराब होंगी, तो ये वाला ठीक है। तो ऐसे भी कई बार लोग सोचते हैं, मतलब। लेकिन जैसे ये जो आपकी किताब है, उसमें जो जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो अपने पर्सनल या फिर जो एक कम्युनिटी के लेवल पर आप कर सकते हैं, बट इसमें कहीं पॉलिसी वाला नहीं है। बट इंडिया के का जो फेट है बहुत सारी कम्युनिटीज़ का, यूथ का, या जो ओल्ड पर्सन्स हैं, वो पॉलिसीज़ डिसाइड करती हैं। आप जंप कर सकते हो पर्सनल स्टोरीज बहुत, जैसे आपकी कहानी है, तो वो जो अंडरडॉग्स की कहानी है वो बहुत कम है, लेकिन जो लार्ज स्केल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्लास का, वो पॉलिसीज़ करती हैं, सरकारी नौकरियां नहीं करती हैं। नहीं, मैं सॉरी, एंड आई थिंक इट्स ओके कि हम डिसएग्री करें, है ना? हालांकि मैं आपका मेहमान हूँ, आपने बुलाया है। आपका कहाँ जन्म हुआ था? हरियाणा में। कहाँ पे? महेंद्रगढ़।
ठीक है, आप मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो। नहीं, मैं बीपीएल फैमिली से हूँ। बीपीएल से हो आप? Yes. और आज आप यहाँ बैठे हो द प्रिंट में, एक अच्छी इंडिया की टॉप जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यू आर हियर। मेरे को एक बात बताओ, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कोई भी होता है, कोई फर्क पड़ता आपकी करियर जर्नी पे? पड़ता? हाँ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाती नहीं तो वो गेट कीपिंग रखते, तो शायद अगर जैसे एमआईटी है या fair फिर enough, so some welfare, these public institutions made sure that people like me could come तो get वो तो मैम कोई भी सरकार जो है, yes, वो no, that's why I said कोई भी policies सरकार नहीं play a करेगी, role. हाँ. कोई भी सरकार ऐसी चीजें तो नहीं हटाएगी। इफ अदर्स बिहेव बेटर, माई लाइफ वुड बी बेटर। मैं इस ट्रैप में लोगों से निकालना चाहता हूँ। मेरी बुक में भी मैंने मेंशन किया है, ये एक टेम्पलेट है। अगर सरकार अलग होती मेरी लाइफ बेटर हो जाती। मैं ये नहीं चाहता लोग ना सोचने लग जाए। या अगर मेरे मम्मी पापा ज़्यादा सपोर्ट करते तो मैं लाइफ में और आगे होता, या अगर मेरा हस्बैंड इतना लल्लू ना होता तो मैं आगे होता, अगर मेरी वाइफ ऐसी ना होती तो मैं पता नहीं क्या यूनिकॉर्न खोल के बैठ जाता। ऐसे लोग धारणाएं रखते हैं। अगर मेरे दोस्त अच्छे होते, मेरी संगत अच्छी होती तो मैं आज यहाँ से आता। इन सब का एक टेम्पलेट है, एक सेंटेंस है जो बार बार आप हमारे मन में बहानों की तरह यूज कर रहे हो। इफ अदर्स बिहेव्ड बेटर, माई लाइफ वुड बी बेटर। पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। और मैं लिख रहा हूँ मैम, मैं 20 साल से पर ये बुक जरूरी इसलिए है कि जो आप कह रहे हो ना यार सरकार बदलेगी तो लाइफ बदलेगी। टेक यू बियॉन्ड दिस बुक, क्योंकि मैं इसका कॉन्टेक्स्ट ये था मेरे सवाल का कि जो डिलीवरी बॉय जो आपका एक किरदार है, विराज जिसका नाम है, विराज जैसे लाखों हमारे पास युवा हैं दिल्ली, एनसीआर या मुंबई या बेंगलोर जाकर वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। उनकी बैक स्टोरीज में पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है और जो जॉब मार्केट है वो पेपर लीक से भरी हुई है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट्स एसआईटी गठित कर रही हैं, हाई कोर्ट्स इंटरवीन कर रहे हैं, इलेक्शन जो कमीशन के जो हेड्स होते हैं उनका तबादला हो जाता है, तो अभी वो सेंटर में है। अभी यूथ के सारे मसलों का सेंटर है पेपर लीक होना, पेपर्स का का जैसे टाइमली नहीं होना, या फिर बीए एमए कर लिया, एमएड भी कर लिया, आपको टीचर की जॉब नहीं मिल रही, टीचर की जॉब मिली भी फिर वो कैंसिल होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आपका पॉलिसी पे व्यू जानना चाह रही थी कि बियॉन्ड दिस हमें किस तरह की पॉलिसीज़ हमारे यूथ के लिए चाहिए कि वो डिलीवरी बॉय का काम करें, गिग वर्कर्स भी बने, लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे हम कर सकें। तो मैं ये जानना नहीं करेक्ट है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं होती जी, लेकिन एक एवरेज इंडिविजुअल लेवल पे ये समझना जरूरी है कि पॉलिसियां बदलने में, इम्प्लीमेंट होने में, चेंज आने में टेक्स 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। अब तू तो हीरो 18 साल का है, तू 38, 40 साल का हो जाएगा तब तक, तो तू क्या करेगा? तो इसीलिए I work at both levels. When I do motivation, when I do my motivation talks, I am targeting individual. कि बेटा कोई नहीं आ रहा तुझे बचाने। If there is no policy, if there is no family, तो कोई नहीं आ रहा तेरे को बचाने, तो आपको ही करना। लोगों ने पार्टीशन हुआ है, लोग वहां से यहाँ आ गए थे और उन्होंने अपनी जिंदगियां बनाई हैं। मेरा पूरा नैनीहाल ऐसा है, सारा हम पंजाबी लोग जो आए थे, सारी रिफ्यूजी कॉलोनी वेस्ट दिल्ली वाले आए थे, जो टेंटों में रह के उन्होंने, आज हम 2 जनरेशन के बाद हम वापस आ गए हैं जीरो से, राइट? क्या पॉलिसी थी, क्या था, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना बांटा था तंबुओं में, नहीं तो भूखे ही मर जाते, यस, सरकार ने हाँ थोड़ा बहुत किया था, लेकिन जो आगे बढ़ा है वो अपनी मेहनत से बढ़ा है, और कुछ लोग खाना खा के भी नहीं बढ़े आगे, राइट? इसीलिए एज एन इंडिविजुअल तेरे को अपने ऊपर काम करते रहना है, ये मान के कि कोई नहीं आ रहा बचाने, शायद कोई आ भी जाए पर नहीं आ रहा। नाउ एज अ राइटर ऑफ दिस कंट्री, एज समबडी हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स, हु हैज अ प्लेटफॉर्म, I do agree कि certain policies need work, we need to shape things, we need to, for example, manufacturing अभी भी मुझे लगता है इंडिया में हम चाइना से थोड़ा थोड़ा खींच रहे हैं, पर ऐसे ट्रक भर भर के नहीं खींच रहे। थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ यहाँ आई हैं और हम काफ़ी उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अब हमें बैठ के समझना पड़ेगा कि वहाँ तो उन्होंने तो दुनिया की हर चीज़ मैन्युफैक्चर की है, कारों से लेके, टी शर्ट से लेके, खिलौनों से लेके, हर चीज चाइना में बनता है। चाइना माल, चाइना माल, चाइना माल, इंडिया माल क्यों नहीं है? जिस दिन वो होने लग गया तो कितनी सारी और नौकरियां आ जाएंगी। आज भी मेरे को, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग डिलीवरी बॉय, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्बिंग भी लगता है कि मैं 2 पान ऑर्डर कर सकता हूँ और एक युवक, इंडिया का यूथ
बाइक पे जाएगा और पान लेकर आएगा 15 किलोमीटर चला के, 7 किलोमीटर जाके, 7 किलोमीटर, एंड दैट इज समहाउ ओके. Yes. Somehow in the labor market that is allowed, Okay. हाँ. and that is the market is so, his skill, his talent is so cheaply valued कि वो 1 घंटा मेरे लिए 2 पान लाएगा जो मैं 2 सेकंड में खा लूंगा. It disturbs me, it bothers me, and structurally ये society कैसे चलेगी? You know, ये तो क्लास सिस्टम और बढ़ता जाएगा. True. Right? कोई खाना ऑर्डर करेगा और कोई खाना डिलीवर करेगा. yeah. ऐसे नहीं होना चाहिए. खाना डिलीवरी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए मैडम. वो भी 10 मिनट्स का है. 10 मिनट में कैसे आ रहा है खाना? आप न्यूयॉर्क में करोगे तो आपको $15 लग जाएंगे. ये वाली सर्विस, ये सर्विस अगर आपको चाहिए. बट वी हैव कूपन्स. हमें तो 100 रुपए का 20, बिकॉज आप मैडम 20,000 रुपए में लड़का खड़ा कर सकते हो ना, जो 12 घंटे बाइक लेके चलाएगा आपके लिए. 20,000 क्या है? $250 ही हुआ ना महीने का. $7-8 पर डे पे आपको लड़का मिल रहा है जो करेगा काम. इट्स नॉट, इफ देयर वाज अ डिमांड फॉर इंडियाज यूथ, जो भर भर के डिमांड होती, तो आपको उस लड़के को $800, $1,000, $2,000 देने पड़ते. फिर आपका डिलीवरी मॉडल ऐसा नहीं चलेगा. फिर बहुत सोच समझ यार पान चल के ले ही आता हूँ. अभी लोग एक टूथपेस्ट 8 मिनट में मंगा रहे हैं जाके, मतलब यू नो. सो यस, वी हैव स्ट्रक्चरल इश्यूज, वी हैव इश्यूज वेयर वी आर नॉट जनरेटिंग इनफ हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट. आई एग्री विद यू. यस. बट अगर तू मनोहर लाल बैठा है वहां पे, तो ये वेट मत करते रहा कि चेतन सर लिखेंगे और सब नीतियां बदलेंगी और मेरी को वो नहीं होगा. हीरो, तेरे को अपनी नौकरी करनी है, तेरे को अपना घर बसाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं. यू हैव टू सी कि टूटे हुए सिस्टम में भी कैसे आगे बढ़ना है. वी हैव टू, एंड दैट इज व्हाई आई रोट दिस. बट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑल माई, आई एम राइटिंग फॉर 20 years इन न्यूज़पेपर्स अबाउट पॉलिसी चेंजेस. एंड ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, कुछ चीज़ें हुई भी हैं. एटलीस्ट आज डिलीवरी बॉय की नौकरी तो है. नहीं तो बैठे रहो 2 महीने धान की खेती करो, बाकी टाइम बैठो खाली. सो दिस इज रियलिटी ऑफ माई कंट्री. बट दोनों लेवल पे काम होगा. ज्योति ने भी मेहनत करी और यहाँ पहुंची, और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी आपको हेल्प करी, और दिल्ली की सरकार ने भी आपको, या दिल्ली ने भी आपकी हेल्प की. बट इट टुक एवरीथिंग. अगर आप ना करते मेहनत तो नहीं होना था ना. तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल एंड सोसाइटल लेवल, बोथ लेवल्स पे यू नीड चेंज. बिल्कुल. और ये मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे अंडरडॉग्स की कहानी होती है, आपकी खुद की कहानी है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, तो उससे इंडिविजुअल लेवल पर मदद मिलती है, और इसीलिए हमें इस तरह की किताबों की ज़रूरत भी होती है. लेकिन अभी जो यूथ है, आपकी किताब में एक लाइन है कि उनका जो एस्पिरेशन है, उनका जो भूख है, वो इट हैज़ बीन लल्ड बाय द यूसेज ऑफ इंटरनेट. और 2 GB चीप डेटा मिल गया है, और उससे कहीं ना कहीं वो अब ना तो अब उधरने उतना कर पा रहे हैं. ट्विटर पे एक बार किसी को गाली लिख दी और हो गया अपना, मेरा प्रोटेस्ट उतना हो गया. या इंस्टाग्राम पे किसी को नाइस डीपी लिख दी और मेरा वैलिडेशन जो चीप डॉक्यूमेंट हमने प्लीज मत लिखो यार, बंद करो लिखना नाइस डीपी. सो उसके संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अंडरडॉग्स की कहानियां हैं, वो कितना इंडिविजुअल लेवल पर इस जनरेशन को बाहर, जनरेशन नोवेयर से एक फुलफिलिंग जनरेशन समवेयर बना पाएंगे. देखो, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी जब आप बर्बाद करते हो ना, चाहे वो जितने भी एक्साइटिंग लग रही हो, कहीं कभी ना कभी आपको खलता है. कभी ना कभी आपको दिन में लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ. जितना मर्जी आपको इंस्टाग्राम कूल लग रहा हो, जितना मर्जी आप पार्टी कर रहे हो, जितना मर्जी आप वीडियो गेम्स खेल रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो, आपको लग रहा हो वाह यार मेरी तो लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है. जो ह्यूमन बॉडी है और जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ये जो सस्ते नशे हैं ना, बहुत जल्दी यूज टू हो जाता है. वो चीज़ आपको वो मज़े नहीं देती. अगर मैं आपके घर, आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है और आपके घर में एक बहुत बड़ी कढ़ाई 500 गुलाब जामुन की रख दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के सबसे खुश आदमी बन जाओगे. इनफैक्ट आपको घिन आएगी थोड़ी देर में उससे कि ये क्या है. तो ये ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि इसका भी एक बड़ा ताज़ा उदाहरण ये भी है कि अनंत अंबानी की जब शादी हो रही थी, तो उन्होंने जो स्टेज से अपनी स्पीच दी, उन्होंने अपने हेल्थ क्राइसिस की बात की. उन्होंने कहा लाइफ हैज़ नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी, एंड देयर वाज अ ह्यूज क्रिटिसिज्म एंड देयर वाज अ ह्यूज डिबेट वेदर ही is the luckiest man in the world or richest man in the world, and yet he says that life has not been fair to him. So अगर health आपकी अच्छी नहीं है तो you can be the that's rule number 1. Never ignore your fitness. And I don't know
his particular case, what ailment he had, I don't know. Yeah, like he spoke about his But issues. luckily I did not follow that wedding so much, but a lot of people It was all over Instagram. I know like it was all over. You were literally in Jamnagar. आप जैसे Instagram खोलोगे आपको लगेगा आप जामनगर में ही हो. जो Instagram own करता है वो खुद आया हुआ था, है कि नहीं? Yes. है ना? बट यू नो लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे घर की शादी हो रही है. फाइन, देख लो भाई. यू नो जिंदगी में मैं एक बात बताऊं, अगर मैं आपको कहूं कि ये बेड ऑफ रोजेस ही है, उसने कहा ना माई लाइफ हैज़ नॉट बीन बेड ऑफ रोजेस. सो पहली बात तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको लिटरली गुलाब का बिस्तर दे दूंगा और कहूँगा इस पे लेटे रहो अब, इट्स द वर्स्ट लाइफ. हु वांट्स बेड ऑफ रोजेस? इट्स द मोस्ट हॉरिबल लाइफ. कि आपको लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे रेशम की चादरों पे लौटते हैं और अंगूर खाते हैं सारा दिन बैठ के. मेरे को ये लगता था कि पैसे बनाने हैं एक दिन और काम बंद कर देंगे और लेटेंगे और अंगूर खाएंगे और ये बेस्ट लाइफ है. वर्स्ट लाइफ है, वर्स्ट. योर बॉडी विल फॉल सिक, योर माइंड विल गेट डिप्रेशन, यू विल फील हॉरिबल. लेकिन आज जो आपके आया मिलने, एक मेरे को लग रहा है कि हमने जो बातें की कोई देखेगा, मे बी दे लर्न समथिंग. गाइस प्लीज पुट इन कमेंट्स बिलो कि हमारी बकवास लगी आपको या कोई काम की बात लगी या व्हाटएवर. सो देयर इज सम पर्पस टू दिस. सो फर्स्टली बेड ऑफ रोजेस ही बकवास कॉन्सेप्ट है. बेड ऑफ रोजेस नहीं होना चाहिए. एक बुक में भी आप है, अपनी किताब में शुरू में कह देते हैं कि भाई जो दुनिया है अनइक्वल है, अनजस्ट है. कोई भी जो हम थ्योरी वाली बातें करते हैं कि सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वो ऐसा नहीं है. जैसे स्कूल और घर से बाहर निकलते हो आप, ये तो जंगल था मैम, ये तो जंगल था, ये तो जंगल है. शेर को लंच खाना है तो उससे किसी को मार के खाना तो खाएगा. तो अब हमने थोड़ा कमी, हमने छत बना ली, हमने घर बना लिया, हमें लगता है कि हाँ बड़ा कंफर्टेबल है, पर ऐसे है नहीं दुनिया. और जो वो कह रहा है आनंद, आई डोंट नो हिम बट आई कैन टोटली एम्पथाइज विद हिम कि उसके अपने दुख हैं. जिंदगी चढ़ाई है, लाइफ इज अपहिल. बहुत खूबसूरत है, इट्स लाइक अ ग्रीन माउंटेन विद फ्लावर्स, बट चढ़ाई है. ये मत सोचो कि किसी के पास बहुत कुछ है तो उसके ज़िंदगी के चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं. कभी नहीं ख़त्म होते और होने भी नहीं चाहिए. वो दिन ना आए कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो, प्लीज़. क्योंकि आप बड़ी जल्दी डिटीरियरेट करोगे, आपकी बड़ी जल्दी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी बहुत जल्दी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी. तो आई वुड से इट इज़ ट्रू एंड जस्ट डू योर हार्ड वर्क. डोंट थिंक कि वो उसने इतने पैसे हैं उसके पास तो वो ज़्यादा, या मनी इज़ नाइस, मज़े तो आते हैं पैसे के साथ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो जाती लाइफ की, वो कभी नहीं खत्म होगी. जी, थैंक यू सो मच चेतन. और आई होप कि जनरेशन नोवेयर से जनरेशन समवेयर की जर्नी हमारा जो यंग इंडिया है वो पूरी करे एंड थिंग्स गेट बेटर फॉर एवरीबडी. एंड आप अपनी बुक का अगर बताना चाहते हैं कहाँ है? मैंने देखा ब्लिंकिट से भी आप 10 मिनट की डिलीवरी करा रहे हैं. हाँ, मैंने खुद मंगाई, पता है मेरे को. ऐसे एक वीडियो बनाना था यूट्यूब के लिए. मैं दिल्ली आया, वी जस्ट स्पोक अबाउट 10 मिनट्स डिलीवरी. नो, सो दे वांटेड अ वीडियो. एक कोई मेरा इवेंट हो रहा था, कहता आप बुक दिखा के बोलो मैं इतने बजे आ रहा हूँ. मैंने रियलाइज किया मेरे बुक ही नहीं किया, मैं अपनी बुक लेके नहीं घूमता. माय कलीग जिसने सवाल पूछा था हाउ चेतन भगत इज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ रेलेवेंट, आई विल टेल हिम दैट यू आर. एक ही बुक ऑर्डर करी है मैडम और वो ब्लिंकिट पे मैंने करी और 8 मिनट में मेरे पास बुक आई. And I was like, wow, this is amazing. So yeah, but, you can get it on Blinkit. 10 मिनट में डिलीवरी भी मिल जाएगी आपको इस किताब की. Just promoting you. नहीं, thank you guys. Main thing is कि मैंने ये बुक यहाँ से लिखी है, यहाँ दिमाग से नहीं लिखी. और I think people are liking it. I think on Amazon मेरी किसी भी बुक के इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है 20 साल में इतनी इसकी है. And that's because it is hitting somewhere. आपकी आत्मा को झंझोड़ेगी किताब, आप भूलोगे नहीं पढ़ने के बाद थोड़े दिन तक. एंड आई थिंक दैट्स द मैजिक. सो या, बट थैंक्स फॉर प्रमोटिंग इट. Wish you all the very best. Thank you so much.